हेलो दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल के शर्मा 620 में आपका स्वागत है। आज हम आपका पसंदीदा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक अपना उसके बारे में आप जानेंगे। अब आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति एक दो पहलू है जिनमें क्या अंतर है। तो जैसे सभ्यता से पता चलता है कि सभ्यता हमारे मानव के विकास का द्योतक माना जाता है। और संस्कृति हमारे रहन सहन बोलचाल, हमारी बातचीत करने का तरीका और अतिथि देवो भव जैसे कुछ शब्दों के बारे में हमें संस्कृति से पता चलता है। तो सभ्यता को तो हमें मानव के विकास का द्योतक मानते हैं। और संस्कृति हमारे रहन सहन, बोलचाल, आदि के बारे में हमारे को जानकारी देती है। एंड अब पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। अब सभ्यता में भी विश्व के संदर्भ में देखें तो 4 प्रकार की सभ्यताएं हैं। तो हम पहले देखते हैं विश्व में कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हो चुका है। तो वो 4 सभ्यताएं हैं विश्व के संदर्भ में सभ्यताएं। तो विश्व के संदर्भ में 4 सभ्यताएं हैं। उनमें पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, जो आप सभी को पता है, मिस्र की सभ्यता। तीसरी सभ्यता है जो अपनी भारत की सभ्यता है, भारत में स्थित है। और चौथी सभ्यता है चीन की। अब हम ये भी जानते हैं कि ये सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन, ये विश्व में 4 सभ्यताएं हैं। अब ये कौन कौन सी नदियों पे बसी हुई है और ये नदियों पे क्यों बसी हुई है? नदियों पे इसलिए इन सभ्यताओं का उद्भव हुआ क्योंकि नदियों के किनारे पानी की सुविधा है, तो फसल भी अच्छी होती है, खेती, हर प्रकार की सुविधा हमारे को नदियों के किनारे प्राप्त होती है। इसलिए ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बस गई। तो ये देखते हैं ये किन नदियों के किनारे बसी हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो ये है दजला और फरात नदियों के मध्य, दजला एवं फरात इन नदियों के मध्य ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह बसी है। और जो मिस्र की सभ्यता है वो आप सभी को पता है नील नदी के किनारे बसी हुई है। और भारत में आपको पता है जो अपना टॉपिक भी है सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी है। और चीन की सभ्यता जो वांगहो नदी के किनारे बसी हुई है। ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हुई है। एक बार दोबारा देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब होता है मानव के विकास का द्योतक। और संस्कृति में हम देखते हैं रहन सहन, हमारे बोलचाल, जैसे अतिथि देवो भव जैसे शब्दों का प्रयोग हम संस्कृति के माध्यम से ही करते हैं। हमारे को संस्कृति से पता चला है कि हमारे जीवन में पहले कैसे रहन सहन थे, बोलचाल थे, उसके बारे में। और सभ्यताओं के बारे में बात करें तो विश्व में 4 सभ्यताएं पाई गई हैं, जिनमें पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दो दजला और फरात नदी के किनारे बीचों बीच बची हुई है।
और दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे पर हुई है। और तीसरी हमारी भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे जो हमारा टॉपिक भी है। और चीन सभ्यता जो है वांगो नदी के किनारे बसी है। तो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। बात हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं डायरेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको पता है कि प्राचीन इतिहास में 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से काल है? एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसमें ना तो कोई लिपि का प्रयोग हुआ और ना ही उसे पढ़ा गया, क्योंकि जब लिपि नहीं होगी तो पढ़ा क्या जाएगा। क्योंकि उस समय मनुष्य जानवरों की तरह जीवन जीता था, जंगलों में रहता था, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं था। तो इसमें कोई भी लेख वगैरह लिपि वगैरह हमारे को नहीं मिलती है। और आदि ऐतिहासिक काल यानी आधा अधूरा काल, आदि लिपि मतलब इसमें लिखा तो गया लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। तो इसमें कौन सी लिपि उस समय मनुष्य थोड़ा सा सामाजिक जीवन में प्रवेश किया ही था, तो उसने अपने भावों को भाव चित्रात्मक लिपि के माध्यम से लोगों को लिखना, समझाना, मतलब व्यक्त करना, व्यक्त किया। तो उसमें उस समय कौन सी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था? आदि ऐतिहासिक काल में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। अब इस लिपि में क्या हुआ कि ये चित्रों के माध्यम से या किसी चिन्ह के माध्यम से दर्शाई गई, लेकिन ये भावों में दर्शा गई है, तो इसको पढ़ा नहीं जा सका आज तक। इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। और इत्तेफाक से जो ये सिंधु सभ्यता है, इसका उद्भव भी इस आदि ऐतिहासिक काल में माना गया है। तो इसमें जो भी अपने को जो भी लिपि मिलती है, चित्र मिलते हैं, उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसलिए अब इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित में मिला भी है, उनको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आगे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अब लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि आपको भी बताया है कि लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। अब ये लिपि कैसी थी ये हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये लिपि ऐसे थी, ऐसी लिपि थी। ये स्टार्ट होती थी यहाँ से और यहाँ एंड होती थी। इसको चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइन यह है दाएं से बाएं, जो सेकंड है वो बाएं से, सेकंड लाइन है, वह बाएं से दाएं। सेकंड लाइन है वह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और इसके मूल चित्र अभी तक हमें मूल चित्र प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या है मात्र 64। अभी तक हमें इसमें से 64 मूल चित्रों की प्राप्ति हुई है। और चित्राक्षरों की खोज हुई है अभी तक 250 से 400 चित्राक्षर हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले हैं।
और अब आप देखते हैं इस लिपि को हम किस किस नामों से जानते हैं। इस लिपि को और भी अधिक अलग अलग नामों से जानते हैं, उनमें से देखते हैं। पहले ये आपको दिख रही होगी किस आकार की है, यह आपको सर्कुलर आकार की दिख रही होगी, तो इसका एक नाम सर्कुलर आकार भी है। सर्कुलर आकार लिपि। और आपको यह हमारे राजस्थान में हमें जैसे भी गाय हैं, वो गाय जो भी मूत्र विसर्जन करती है तो वो आगे खिसकती है, तो ये मूत्र के आकार जैसी दिखाई देती है, तो इसको इसलिए गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, गोमूत्री लिपि कहते हैं। लेकिन ये आपको नाम अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए इसका और भी नाम है, जैसे भ्रुष्टोपेदन, फेदन, और इसको और भी नाम अलग नाम और है, भ्रुष्टोफेदम, और एक नाम और से भी जाना जाता है भ्रुष्टोफेदस। इन एग्जाम में एग्जामिनर आजकल ये नाम देता है, ये नाम ये बहुत कम देता है, इसलिए इनका भी ध्यान रखना। अब ये लिपि हो गई, अब इसको किसने पढ़ने का भी कोशिश तो की होगी, इसलिए हमारे कई विद्वान हैं जिन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए। सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ा गया और इसको पढ़ने वाला कोशिश की पढ़ने की, उसको पढ़ने वाला है हमारे वेडेन महोदय, वेडेन महोदय, लेकिन वो पढ़ने में असफल रहे। और इसी को हमारे भारतीय सर्वप्रथम भारतीय ने पढ़ने की कोशिश की, जिनका नाम आता है नटवर झा, लेकिन यह भी असफल रहे को पढ़ने में। अब आगे देखते हैं इसके विस्तार के बारे में, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, लिपि भावचित्रात्मक, इस प्रकार के चिन्ह मिले, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वह दाएं से बाएं की तरफ, सेकंड लाइन बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। इसमें मूल चित्र हमारे को प्राप्त हुई, उनकी संख्या 64 है, और इसमें जो चित्राक्षरों की प्राप्ति हुई है जो हमारे को मिले हैं उनकी संख्या 250 से लेकर 400 के मध्य है। और इस लिपि को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, उसमें एक है सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्री लिपि, और जिसको भ्रुष्टोपेदन, भ्रुष्टोफेदस और भ्रुष्टोपेदम के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडेन महोदय ने किया, जो असफल हुए, और हमारे भारतीय विद्वान नटवर झा ने भी इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भी इसको पढ़ने में असफल हुए। अभी इसका हम आगे इसका विस्तार देखते हैं। हम इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अपना भारत है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में माना जाता है। विस्तार 3 देशों में माना जाता है। पहला है अपना भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगान। इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। तो इसमें से सर्वाधिक स्थान भारत में ही है सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ, तो सर्वाधिक स्थान भारत में ही माना जाता है, और पाकिस्तान में भी है कुछ स्थान, और सबसे कम स्थान है वह अफगानिस्तान में है।
कम, जो केवल दो ही स्थान है, एक तो है मुंडिगाय मुंडिगोय और एक सोरतगुई। ये दो है। अब इनको मानचित्र में देखते हैं अपन। ये जो अफगानिस्तान में है, ये दो बिंदु यहाँ पे है, ये दो मुंडिगोय मुंडिगाय की बोलते इसको, ये है सोरतगुई। देखते हैं इसमें आगे। ये देखिए विस्तार इसका भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सर्वाधिक स्थान, भारत में सबसे कम स्थान अफगानिस्तान में। अब इसको हम डायग्राम्स और भी देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। इसमें जो मांडा है उत्तरतम बिंदु, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, और दक्षिण में यहाँ देमाबाद, जो पड़ता है महाराष्ट्र में, और एक जो यूपी में पड़ता है वो आलमगीरपुर। इसको हम डायग्राम से और अच्छी तरह समझेंगे। इसकी दूरी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है। तो इसका पूरा विस्तार है जो पहले कितना था इसका विस्तार क्षेत्रफल में, इसका पहले विस्तार था 12 लाख विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको पता है कि इसकी आगे खोज चल रही है और भी कई स्थान मिले हैं, इसलिए इसका विस्तार बढ़कर अभी लगभग वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है। और इसके आकृति के बारे में बात करें, आकृति, तो इसकी आकृति पहले थी, इसकी आकृति त्रिभुजाकार, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और अन्य स्थानों की खोज हुई तो इसकी आकृति में भी परिवर्तन आया, और इसकी आकृति अब वर्तमान में नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो साइड में लिख देता हूं मैं। वर्तमान में विषम चतुर्भुजाकार हो गई है। अब इसको हम अपन आगे एक बार रिवीजन करते हैं, फिर डायग्राम से और देखते हैं कि कितनी चौड़ाई है इसकी, कितनी लंबाई है। तो इसमें देखिए विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में इसका विस्तार है। सर्वाधिक स्थान अपने भारत में है, सबसे कम विस्तार इसका अफगानिस्तान में, 2 ही स्थान है मुंडिगाय और सोरतगुई। और इस जो पड़ते हैं अफगानिस्तान में, जो ऊपर और इसका दक्षिण उत्तरीतम बिंदु, ये दोनों स्थान है, ये इसका सर्वाधिक उत्तरीतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु भी माना जाता है इनको, इन दोनों को। और इसका विस्तार आपको बताया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर प्राचीन में पहले था इसका। वर्तमान में इसका विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसकी आकृति पहले त्रिभुजाकार थी और वर्तमान में इसकी विषम चतुर्भुजाकार इसकी आकृति हो गई है। अब इसको हम डायग्राम से समझते आगे। हाँ, हम इसको डायग्राम में एक बार देखते हैं। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये उत्तरी दिशा, उत्तर में इसका पॉइंट, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व।
उत्तर में आपको पता है उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? मांडा, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को बोलते हैं कि हमारा नूर है, इसलिए जो जिस जिले में ये मांडा है उस जिले का नाम भी अखनूर है, अखनूर। अब ये किस नदी के किनारे है मांडा? तो ये है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। ये हो गया उत्तरतम बिंदु। अब दक्षिणतम बिंदु देखते हैं। जैसे दक्षिण के नाम पर ही इसका नाम भी दयमाबाद है, बिंदु का नाम दयमाबाद है, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये कौन सी नदी पे स्थित है? इस जो ये नदी पे स्थित है उस नदी का नाम है प्रवरा। दयमाबाद जो स्थान है यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और यह प्रवरा नदी है जो है कावेरी नदी, सॉरी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर एग्जाम में आपको प्रवरा नदी नहीं मिले और गोदावरी नदी दिया हुआ हो तो आप इसका आंसर गोदावरी ही करना, ठीक है। और अब देखते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु जो यूपी में है उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कहाँ पे है? यूपी में, यूपी में जो कौन से जिले में है? नदी नदी है इसकी, जिस नदी किनारे है उसका नाम है हिंडन नदी, नदी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और जिस जिले में स्थित है उस जिले का नाम है मेरठ, मेरठ जिला। मेरठ जिले में यूपी में जो पूर्वीतम बिंदु आलमगीरपुर वह स्थित है। अब तीन जो बिंदु अपने हो गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा पश्चिम बिंदु है। तो ये पश्चिम बिंदु जो जिसका नाम है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर जो स्थित है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। जो किस नदी के किनारे स्थित है? यह है दास्क नदी, या इसको दस्त नदी भी बोलते हैं। पश्चिमतम बिंदु जो सूतकांगेडोर के नाम से जानते हैं वह बलूचिस्तान में है और वह दास्क नदी के किनारे है, जिसको दस्त नदी भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसकी उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूर्व की तरफ लंबाई कितनी है। तो ये जो उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई है यह 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। और आपको मैंने बताया कि इसका उत्तरीतम बिंदु सोरतकुई और मुंडिका है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ अतीत के बारे में। अतीत के बारे में देखते हैं इसके। इसको सर्वप्रथम किसने देखा इसके बारे में जानते हैं। चार्ल्स
मेसन एक विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको देखा। कब? 1826 में उसको इस सर्वप्रथम इसका ज्ञान हुआ, लेकिन उसने अपने लेख में प्रकाशित किया 1942 में। उसने अपने लेख प्रकाशित किया एक, उसमें 1942 में उसने कहा कि भारत में भी एक नगरीय व्यवस्था का उल्लेख है। 1842 में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि भारत में प्राचीनतम नगर हड़प्पा, भारत में प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख है। लेकिन इसको 1851 में 1851 से 1853 के मध्य कनिंघम 1853 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नामक टीले का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा नामक टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। हड़प्पा का मानचित्र जारी किया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी इनको माना जाता है। लेकिन 1902 में हमारे लॉर्ड कर्जन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसका नाम बदलकर भारत पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया। ठीक है। अब इसका एक बार रिवीजन देखते हैं अपन अतीत के बारे में। इसका अतीत चार्ल्स मेसन 1826 में इसने सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जाना और 1842 में लेख में प्रकाशित किया कि भारत में भी एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा है। और 1851 से लेकर 1853 में हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नामक टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में हड़प्पा का मानचित्र सर्वप्रथम इन्होंने जारी किया।
1861 में ही कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भी माना जाता है। लेकिन बाद में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इस नाम को बदलकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया। इसके बाद में देखते हैं हम कुछ अलग और। 1853 से 1856 के मध्य 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। यह काम दो भाइयों ने किया, जैसे ये दो भाई हैं, इनका नाम है जॉन, इनका नाम है विलियम। इन दोनों को, दोनों भाई है, इसलिए इन दोनों को बर्टन बंधु भी कहा गया। दो भाई थे जॉन और विलियम, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को बटन बंधु भी कहा गया। इन्होंने एक टीले की खुदाई करना आरंभ किया। उस टीले का नाम था हड़प्पा का टीला। हड़प्पा का टीला, क्योंकि यह दोनों जो ये कराची से लाहौर की रेलवे लाइन है उसको बिछाने का काम इनको सौंपा गया था। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये रेलवे लाइन है, इनके मध्य ये आते हैं जो रेल को पटरी को रोकने के लिए, इनके बीच में कंकड़ है। तो इन्होंने जो ये रेलवे लाइन सक्सेस नहीं, तो इन्होंने इस टीले को खोदना प्रारंभ किया और इसको खोदते खोदते इनमें इनको ईंटें प्राप्त हुई। इसलिए इन्होंने इस हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम की। ठीक है, अब इनको खुदाई के बाद में दोबारा से हम ये जो जॉन मार्शल है उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने दोबारा इस पे खोज करने का कार्य संभाला। जो देखते हैं अपन, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर और दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की। कौन सी सन में? 1921 में। यह सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता बोलो या घाटी एक ही बात है, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थान था।
इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। देखते हैं, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की सन 1921 में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के और भी कुछ नाम है जो बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम है नामकरण के हिसाब से। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण है, नामकरण के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम है। कितने नाम है? 3 नाम। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता। पहला क्या है? सिंधु सभ्यता। यह नाम जॉन मार्शल ने दिया। यह नाम जॉन मार्शल ने दिया। दूसरा नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटियों में उत्पन्न हुई है या पनपी है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रखा गया। यह नाम दिया किसने? डॉक्टर रफीक मुगल ने। डॉक्टर रफीक मुगल। और तीसरा नाम जिसे हम वर्तमान में जानते हैं और जिसका नाम पड़ा है सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जिस स्थान की खोज हुई थी उसी के नाम भी इसका नाम रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता। जिसको वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, ये हमारी सिंधु सभ्यता के 3 नाम है। उसमें पहला नाम है सिंधु सभ्यता जिसका नाम रखा था जॉन मार्शल ने। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम रखा डॉक्टर रफीक मुगल ने। और तीसरा नाम जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे प्रथम जिस क्षेत्र की खोज हुई थी उसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता। और नेक्स्ट क्लास हम आगे वाले चैप्टर में लेंगे।